चलिए क्वेश्चन नंबर 48, कल 39 क्वेश्चन तक कर चुके थे हम लोग, और जैसे कि मैंने बताया था मैं आपको क्रिमिनल लॉ के क्वेश्चंस करा रही हूँ और कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन सर करा रहे हैं। बीच में एक दो क्वेश्चन अगर मैंने स्किप किए हैं तो वो क्रिमिनल लॉ के नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए आप कॉन्स्टिट्यूशन वाले सर के वीडियोस देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 से स्टार्ट करते हैं। The right against self-incrimination entitles a person to refuse giving off। जो उसका सेल्फ इंक्रिमिनेशन का जो राइट है, ठीक है, सेल्फ इंक्रिमिनेशन को जो प्रोटेक्ट कर रहा है, जो राइट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है अक्यूज पर्सन को जो दिया गया है, उसके तहत या उसकी मदद से वो किस चीज़ के लिए रिफ्यूज़ कर सकता है। सिंपल क्वेश्चन है, बेयर एक्ट में ही डायरेक्टली बताया है कि आपको हैंडराइटिंग का सैंपल दिया आपको देना पड़ेगा, मतलब मांगा जा सकता है कोर्ट में आपसे, ब्लड सैंपल भी लिया जा सकता है, आपका थंब इम्प्रेशन भी लिया जा सकता है, लेकिन आपका नार्को एनालिसिस टेस्ट नहीं कराया जा सकता है। इसके लिए आप मना कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो ये इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन जो है वो आपको एंटाइटल करता है कि आप नार्को एनालिसिस टेस्ट के लिए रिफ्यूज कर सकते हैं। देन सेकेंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, अनड्यू डिले कैन नॉट बी अ ग्राउंड। अनड्यू डिले मतलब जो बेवजह बिना किसी रीजन के, रीजनेबल एक्सक्यूज नहीं है किसी चीज में और देरी हो रही है, उसे बोला जाएगा अनड्यू डिले। तो अनड्यू डिले किस चीज का ग्राउंड नहीं बनता है, ठीक है, ध्यान दीजिए। अनड्यू डिले, पहला ऑप्शन क्वैश क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, दूसरा ऑप्शन मॉडिफाई डेथ सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, तीसरा ऑप्शन रिलीज एन अरेस्टेड पर्सन ऑन बेल, एंड चौथा ऑप्शन एंड द डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, ठीक है। तो आपको पहले तो क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। आपसे प्रश्न ये पूछ रहा है कि अगर किसी प्रोसीडिंग को करने में या कोई भी जो एक्ट है उसको करने में बहुत देरी हो रही है और वो देरी जो है वो रीजनेबल नहीं है, अनड्यू है, बिना किसी वजह की देरी हो रही है, तो अक्यूज पर्सन के पास या सामने वाले व्यक्ति के पास क्या क्या चीज़ों का ग्राउंड है, ठीक है, वो एक बात हुई। और क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ग्राउंड नहीं है, मतलब बिकॉज अनड्यू डिले हो गया, देरी हो गई है, तो आपको ये पर्टिकुलर काम कराने का तो ग्राउंड नहीं है, ये चीज़ नहीं करा सकते हो, लेकिन हाँ ये चीज़ों का अधिकार आपके पास है, ठीक है। तो पहला बोल रहा है कि क्वैश क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन को क्वैश कराया जा सकता है क्योंकि अननेसेसरी डिले हुआ है या अनड्यू डिले हुआ है। बिल्कुल सही बात है। कैसे सही है, क्यों क्वैश कराया जा सकता है? फंडामेंटल राइट होता है स्पीडी ट्रायल का, ठीक है, अक्यूज का राइट है कि उसको स्पीडी ट्रायल हो, और आप अगर प्रोसीडिंग में ही उसके प्रोसिक्यूशन को ही बहुत डिले कर रहे हैं, बिना किसी वजह के डिले कर रहे हैं, तो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन को क्या कराया जा सकता है, क्वैश कराया जा सकता है। तो यस, ये ग्राउंड है, आप करा सकते हो। देन मॉडिफाइड डेथ सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, अगेन ये आपका फंडामेंटल राइट है। अगर किसी व्यक्ति को डेथ सेंटेंस मिला हुआ है और उसको एग्जीक्यूट करने में बेवजह देरी हो रही है, अनड्यू डिले हो रहा है एग्जीक्यूट करने में, तो भी उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट किया जा सकता है। सकता है बोल रही हूँ मैं कि ये ग्राउंड्स बन रहे हैं। एंड थर्ड, रिलीज एन अरेस्टेड पर्सन ऑन बेल, ये तो आपको पता ही है, ठीक है, कि अगर मान लीजिए जैसे कि इन्वेस्टिगेशन ही बहुत लंबी खिंच रही है, बिना किसी वजह के डिले हो रहा है, ऐसी सब सिचुएशन में, ट्रायल वगैरह की सिचुएशन में आप देखते हैं कि आपका सीआरपीसी एक प्रोविजन कई जगह कई बार ये बात की गई है कि बेल पे क्या किया जाएगा, अक्यूज को रिलीज किया जाएगा या अरेस्टेड पर्सन को रिलीज किया जाएगा। तो ये तीनों ग्राउंड्स, क्योंकि ये तीनों ही किस चीज़ की बात कर रहे हैं, ये तीनों ही बात कर रहे हैं क्रिमिनल प्रोसीडिंग की। और हमें ये बखूबी पता है कि क्रिमिनल लॉ में हम अक्यूज्ड का भी ध्यान रखते हैं, भाई फेयर ट्रायल है ना, फेयर ट्रायल का प्रिंसिपल फॉलो करना है, ठीक है, तो इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए कौन सा आंसर आपका इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा आंसर सही होगा, ये वाला, ये सही, ये तो मैं बता रही हूँ कि ये ग्राउंड्स हैं, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये तीनों ऑप्शन गलत है क्योंकि ये तीनों ही ग्राउंड्स बनते हैं अनड्यू डिले के। कौन सा ग्राउंड नहीं बनता है, टू एंड द डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग। अब ये क्या है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग जो है वो क्रिमिनल लॉ से अलग है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग होती है, तो उसका अपना अलग लॉ होता है। वहां पे जरूरी नहीं है कि डिले हो रहा है तो प्रोसीडिंग को एंड करा दिया जाए, ठीक है, वो कोई ग्राउंड नहीं बनता है, लेकिन ये तीनों अच्छे ग्राउंड्स बन सकते हैं अगर अनड्यू डिले होता है तो। ये अच्छा क्वेश्चन था।
ठीक, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 बोल रहा है, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस डज द राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड्स टू कॉजिंग डेथ। ठीक है, किन सर्कमस्टांसेस में जो आपका प्राइवेट डिफेंस का राइट है, ठीक है, वह उसमें आप डेथ तक कॉज कर सकते हो। आपको पता है प्राइवेट डिफेंस क्या है, खुद को बचाने का अधिकार आपको दिया है लॉ ने। तो उन सर्कमस्टांसेस में आप उतना ही बचाव करते हैं जितना आवश्यक है। बचाव, डिफेंस शब्द है, प्राइवेट डिफेंस, प्राइवेट अटैक का टर्म नहीं है, यहाँ पे डिफेंस करना है आपको, तो हमेशा आप उतना ही फोर्स यूज करते हैं जितना आपको बचाना जरूरी है। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है जहाँ पे आपको ये भी अधिकार दिया है कि आप सामने वाले की डेथ तक कॉज कर सकते हो खुद को बचाने के लिए। ठीक, तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सिंपली आपसे पूछ रहा है कि अपने आप को बचाने के लिए किसी की डेथ भी कॉज कर सकते हो आप, ये किन सर्कमस्टांसेस में है। अगर आपने ये सेक्शन नहीं पढ़ा है, आपने आईपीसी नहीं पढ़ी है, तो भी कॉमन सेंस लगाकर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। कैसे, यहाँ पे मैं बस कॉमन सेंस के बेस पे बता रही हूँ आपको। ठीक है, सेक्शन बेस हम जा ही नहीं रहे, मैंने भी नहीं पढ़ा, आपने भी नहीं पढ़ा। हमें बस एक क्वेश्चन दिख रहा है जहाँ पे हमें ये लग रहा है कि खुद को बचाने के लिए किस स्थिति में हम सामने वाले की जान तक ले सकते हैं। ठीक है, चलो चारों ऑप्शन देख लेते हैं। पहला बोल रहा है एन असॉल्ट विथ इंटेंट टू रॉन्गफुली रिस्ट्रेन अ पर्सन। आप किसी व्यक्ति पे हमला कर रहे हो उसको रिस्ट्रेन करने के लिए, गलत तरीके से उसको पकड़ने के लिए या रोकने के लिए उस पर किसी तरीके का असॉल्ट कर रहे हो। दूसरा, एन असॉल्ट विथ इंटेंट ऑफ कमिटिंग थेफ्ट, चोरी करने के आशय से किसी पे कुछ हमला कर रहे हो, आप असॉल्ट कर रहे हो। तीसरा, एन असॉल्ट विथ द इंटेंशन ऑफ ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट। ठीक है, तीसरा ऑप्शन बोल रहा है कि सामने वाले पे आप हमला कर रहे हैं क्या करने के लिए, अननेचुरल लस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, अननेचुरल, ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट का मतलब होता है जो एक जनरली जो तरीका होता है आपको पता है सेक्सुअल इंटरकोर्स का, उसके अलावा जो एनल इंटरकोर्स होता है उसको बोला उसके लिए यूज होगा अननेचुरल लस्ट की बात करता है, या जो थोड़ा सा और वियर्ड वे की बात कर रहा है यहाँ पे। इट इज काइंड ऑफ, इसे आप रेप भी बोल सकते हैं, काइंड ऑफ बोला है मैंने, एग्जैक्टली नहीं बोला। यहाँ मैं बहुत डिटेल में नहीं बता रही हूँ आपको, बस इस ऑप्शन को हल्का फुल्का समझाने के लिए बोल रही हूँ कि ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट। और चौथा ऑप्शन दे रहा है एन असॉल्ट विथ इंटेंशन ऑफ आउटरेजिंग अ वुमेन्स मॉडेस्टी। वुमेन्स मॉडेस्टी मतलब उसकी जो उसके शील भंग को लेके, उसकी मॉडेस्टी को लेके, जैसे कैरेक्टर वगैरह पे आपने कोई छीटाकसी की या कोई भी ऐसा एक्ट कर रहे हो, कोई असॉल्ट कर रहे हो जिससे उसकी मॉडेस्टी भंग होगी। अब ये चारों ऑप्शन है आपके पास, किसी व्यक्ति को जबरदस्ती रोकने या पकड़ने के लिए कोई असॉल्ट किया है, चोरी के आशय से किसी पे कोई हमला कर रहे हो, अननेचुरल लस्ट, अपना अननेचुरल लस्ट जो है उसको ग्रेटिफाई करने के लिए आप किसी पे हमला कर रहे हो, और किसी वुमेन की मॉडेस्टी को आउटरेज करने के लिए उस पे हमला कर रहे हो। गलत सब है यहाँ पे, ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं कि गलत नहीं है, पर हमने आईपीसी वगैरह कुछ भी नहीं पढ़ी है। और अगर आपको देखना हो कि इन चारों ऑप्शन में से किसमें आप सामने वाले की डेथ तक कॉज कर सकते हो, तो ये सबसे गंभीर है। ठीक है, ये लगभग रेप की तरह ही ऑफेंस माना जाएगा, लगभग बोल रही हूँ मैं। तो इस ऑप्शन में आप क्या कर सकते हैं, सामने वाले की डेथ तक कॉज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन को, अगर हम लॉ से रिलेट करें, आपने प्राइवेट डिफेंस पढ़ा होगा, सेक्शन पढ़ा होगा, तो ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। मैं तो आपको ये बता रही थी कि कॉमन सेंस से भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जहाँ पे अगर आपसे मान लीजिए कि कोई पर्टिकुलर प्रोविजन नहीं पढ़ा है, स्किप हो गया है, और आप वहाँ अपना दिमाग लगाकर भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चंस बहुत इजी आ रहे हैं, बहुत डायरेक्ट आ रहे हैं, बिल्कुल भी घुमाया फिराया नहीं जा रहा है, परेशान नहीं किया जा रहा है। अब आप कहेंगे कि ये आपको इजी लग रहा है, हमें तो इजी नहीं लग रहा है, तो आपको भी इजी लगेगा जब आप पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, कुछ मत सोचिए कैसे तैयारी करें, क्या पढ़ें, कुछ है ही नहीं पेपर में, ऐसा कुछ भी नहीं है। पढ़ लीजिए, सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो पढ़ना स्टार्ट कीजिए, देरी किस बात की है यहाँ पे। आपका करेक्ट आंसर ये होगा, एन असॉल्ट विद इंटेंशन ऑफ ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोल रहा है,
Kuldeep, with a guilty intention, abets a lunatic to stab his caretaker. He also supplies a knife to that lunatic in furtherance of his intention. The lunatic does not do what Kuldeep had asked him to do and misplaces the knife. Here Kuldeep will be guilty of. ठीक है, एक व्यक्ति है कुलदीप जो क्या कर रहा है, उसका इंटेंशन गिल्टी है, गलत इंटेंशन है, और वो एक ल्यूनेटिक व्यक्ति को, मतलब कि पागल या विकृत चित्त वाले व्यक्ति को, इनसेन पर्सन भी बोल सकते हो यहाँ पे, तो एक ल्यूनेटिक को वो क्या करता है, अबेट कर रहा है, उकसा रहा है कि कुलदीप के केयर टेकर को वो क्या कर दे, चाकू मार दे। और इसी चीज़ के लिए वो उस व्यक्ति को नाइफ भी प्रोवाइड करता है। वो जो पागल व्यक्ति है या जो ल्यूनेटिक पर्सन है, उसने एक्ट नहीं किया, उसने मारा नहीं चाकू, बल्कि क्या कर दिया, मिसप्लेस कर दिया, उससे वो नाइफ खो गया। इससे पहले कि वो एक्ट करता या जो भी था, उससे वो नाइफ मिसप्लेस हो गया। तो यहाँ पे आपसे कुल मिला के पूछा जाएगा कि कुलदीप ने अपराध क्या किया है। होपफुली क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक व्यक्ति है जिसने अपने मालिक को मारने के लिए दूसरे व्यक्ति को अबेट किया है, उसको चाकू दिया है। दूसरा व्यक्ति ल्यूनेटिक है और उससे वो नाइफ क्या हो गया, मिसप्लेस हो गया। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या पूछ रहा है। पहला, नो ऑफेंस एज नो ऑफेंस टुक प्लेस। दूसरा, अबेटिंग द कमीशन ऑफ मर्डर। तीसरा, नो ऑफेंस एज नथिंग इज एन ऑफेंस इफ डन बाय पर्सन सफरिंग फ्रॉम अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। चौथा, सप्लाइंग डेंजरस वेपन टू अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ यूजिंग इट रैशनली। ठीक है, अब ये प्राइवेट डिफेंस का क्वेश्चन है और आम तौर पे प्राइवेट डिफेंस का मतलब ये होता है, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया, देखिए फिर से टॉपिक रिपीट हो रहा है कि आप अपनी रक्षा के लिए, अगर सामने वाला आप पे हमला कर रहा है तो आप अपनी रक्षा के लिए उस पर काउंटर अटैक कर सकते हो, डिफेंस करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए। ठीक है, इन्हीं सेक्शंस में आप आगे बढ़ते हैं तो आप ये देखते हैं कि मान लीजिए कि आप पे हमला करने वाला व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जो अगर आप पे हमला कर भी देता है तो वो अपराध नहीं है। ऐसे कौन व्यक्ति होते हैं, जैसे मान लीजिए 7 साल से कम उम्र का बच्चा है, अब वो आप पे अटैक कर रहा है, उसने बंदूक तान दी, आप पे पिस्टल दिखा रहा है आपको, हो सकता है वो शूट भी कर दे, शूट कर भी दिया, मार भी दिया, तो आपको पता है कि 7 साल से कम उम्र का बच्चा है तो अपराध तो नहीं बनेगा, मतलब वो अपराधी की कैटेगरी में नहीं आएगा। उसी तरह एक पागल व्यक्ति, अनसाउंड या इनसेन पर्सन, उसको भी आईपीसी या क्रिमिनल लॉ प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि अनसाउंड पर्सन है, उसमें भी सोचने समझने की शक्ति जो है वो नहीं है। तो अनसाउंड पर्सन मान लीजिए कि आपको मार रहा है और उसने मार दिया, जान से मार दिया या कुछ भी किया, तो वो भी अपराध में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो जो प्राइवेट डिफेंस जब आप पढ़ते हैं तो आगे बताया गया है कि भाई अगर अटैक करने वाला व्यक्ति, जो अटैकर है, जो आप पे हमला कर रहा है, अगर वो लॉ में बचाव मिला हुआ है उसको, मतलब कि प्रोटेक्टेड है वो किसी अपराध के अगेंस्ट, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप हाथ पे हाथ रख के खड़े रहेंगे कि अरे मुझे तो मारने वाला सामने जो है वो बच्चा है 7 साल से कम उम्र का, तो वो तो अपराध ही नहीं कर रहा है, तो मैं अगर उसे मारूंगा तो मेरी तरफ से अपराध हो जाएगा, तो मैं चुपचाप भाई हाथ जोड़ के खड़ी रहूं या खड़ा रहूं कि भाई बच जाए तो ठीक है। या मान लीजिए कि अटैक करने वाला पागल व्यक्ति है और आपको पता है कि पागल व्यक्ति को तो कानून पनिश करेगा नहीं, तो आप अगर उस पर अटैक करेंगे तो आप अपराधी हो जाएंगे, इसलिए भी आप इत्मीनान से खड़े रहें, ऐसा भी नहीं है। लॉ है, सबके बारे में सोचता है, पागल इंसान या अनसाउंड माइंड के बारे में सोच रहा है, चाइल्ड के बारे में सोच रहा है, इंटॉक्सिकेटेड पर्सन के बारे में सोच रहा है, तो आपके बारे में भी सोच रहा है। ठीक है, तो प्राइवेट डिफेंस ये बोलता है कि अगर आप पर अटैक करने वाला व्यक्ति कानून के उसमें बचाव में आ रहा है, लॉ उसे प्रोटेक्ट कर भी रहा है, तब भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल आप कर सकते हैं और आप सामने वाले पे उतना हमला कर सकते हैं जितना कि खुद के बचाव के लिए ज़रूरी। मैं बार बार बोल रही हूँ, ध्यान दीजिएगा, बचाव के लिए हमला करेंगे, उस पर अटैक या रिटेलिएट नहीं करना है। ठीक है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा फोर्स इस्तेमाल नहीं करना है। तो इसीलिए आप यहाँ पे देखिए, इसको मैंने अंडरलाइन किया है, इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो, इस ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो पहला ऑप्शन तो आपको बोल रहा है नो ऑफेंस एज नो ऑफेंस टुक प्लेस। ठीक है, तो अबेटमेंट का क्वेश्चन था, मैं वापस क्वेश्चन क्योंकि बड़ा है क्वेश्चन में बता दे रही हूँ। कुलदीप है, कुलदीप ने एक अनसाउंड व्यक्ति को अबेट किया है कि तुम मेरे मालिक को चाकू मार दो। अनसाउंड व्यक्ति जो है उसने चाकू को मिसप्लेस कर दिया, उसने एक्ट कंप्लीट नहीं किया। यहाँ पे कुलदीप ने कौन सा अपराध किया है? पहला ऑप्शन बोल रहा है कि कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि कोई अपराध हुआ ही नहीं, चाकू मारा ही नहीं गया। ठीक है, तो ये सही नहीं है।
दूसरा अबेटिंग द कमीशन ऑफ मर्डर, ये सही होगा। बाकी ऑप्शंस मैं बता देती हूँ सही क्यों नहीं है, क्योंकि अबेटमेंट ऐसा अपराध है, उसे बोला जाता है दुष्प्रेरण, ठीक है। तो आपने अपना गिल्टी माइंड, आपके दिमाग में जो गंदगी थी, जैसे ही आपने उसको किसी और व्यक्ति को कन्वे कर दिया, ए ने अपने दिमाग की बात, ठीक है, अपने दिमाग की बात अगर बी को कन्वे कर दी, अबेट कर दिया, वहीं पे अपराध पूरा हो गया। एक्ट कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो अबेटमेंट इज ऑलवेज एन ऑफेंस वेदर अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ एक्ट हुआ हो या नहीं हुआ हो। तो कुलदीप ने चाकू देकर उस अनसाउंड माइंड के व्यक्ति को अबेट कर दिया था। उस अनसाउंड माइंड के व्यक्ति ने चाकू मारा नहीं मारा, उससे फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। नो ऑफेंस एज नो ऑफेंस टुक प्लेस, नहीं, सही नहीं है। नो ऑफेंस एज नथिंग इज एन ऑफेंस इफ डन बाय पर्सन सफरिंग फ्रॉम अनसाउंड माइंड, ये ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ हम अनसाउंड माइंड व्यक्ति के आपराधिक उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे तो हम कुलदीप की बात कर रहे हैं कि कुलदीप ने कौन सा अपराध किया है, ठीक है। तो कुलदीप ने अपराध किया है अबेटमेंट का, अनसाउंड माइंड ने कौन सा अपराध किया कौन सा नहीं किया वो पूछ ही नहीं रहे, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। सप्लाइंग डेंजरस वेपन टू अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ यूजिंग इट रैशनली, ठीक है, ये कोई अपराध ही नहीं बनता। ये पूरी आईपीसी पढ़ोगे ऐसा कुछ यहाँ ऑफेंस की कैटेगरी, ये एकदम ही फर्जी सा ऑप्शन दे रखा है। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है कि कौन सा ऑफेंस बन रहा है, अबेटिंग द कमीशन ऑफ मर्डर। आपने मर्डर के लिए अबेट किया है, अनसाउंड व्यक्ति है, चाहे ऑफेंस हुआ है नहीं हुआ है उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर बहुत स्पीड में हो रहा है तो भी बताइए, स्लो डाउन हो जाएंगे क्योंकि थोड़ा टाइम का कंस्ट्रेंट है, तो हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं चीज़ों को। Then question number 52, rioting armed with deadly weapon is punishable with, अगेन देखिए कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, सिंपली आपसे पनिशमेंट पूछा है, आपने अगर सेक्शन पढ़ा हो, पनिशमेंट पढ़ी हो, आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। लाइफ इम्प्रिजनमेंट नो, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 years नो, सिंपल इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 years नहीं, करेक्ट आंसर होगा इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म अप टू 3 years। मैं सारी चीज़ें आईपीसी की बता रही हूँ क्योंकि ये तब का क्वेश्चन पेपर है, अभी जो पनिशमेंट्स चेंज हुई है उन सब का जिक्र हम नहीं कर रहे हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन 2 or more persons by fighting in a public place disturb the public peace they are liable for, again very straight। आप बोलेंगे बार बार मैम इजी स्ट्रेट, इसलिए बता रही हूँ कि कायदे से बैरेक पढ़ लीजिए, तैयारी कर लीजिए, सिलेक्शन हो जाएगा, कुछ भी घुमा फिरा के नहीं पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो सीधा सीधा आपको एफरे की डेफिनेशन पूछ ली उसने, एफरे की डेफिनेशन ही यही है कि 2 या 2 से अधिक लोग अगर किसी पब्लिक प्लेस पर लड़ रहे हैं जिससे कि पब्लिक पीस डिस्टर्ब हो रहा है तो कौन सा अपराध बनता है, एफरे का अपराध बनता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, एफरे का आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। देन ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है, मैं रीड कर दे रही हूँ। Whoever being a public servant fails to record any information relating to rape under section 154 of Code of Criminal Procedure shall be liable to be punished under which one of the following provisions of Indian Penal Code, ठीक है। सीधा सा क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है कि अगर आप एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं, जो ऑफिसर है वो एफआईआर दर्ज नहीं करता है रेप केस की, तो उसने कौन सा अपराध किया, किस सेक्शन में अपराध किया है। सेक्शन 166A के तहत आईपीसी का ये सेक्शन देखिएगा, उसमें यही बात की गई है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीरज ब्रदर इज कंटेस्टिंग इलेक्शंस, one of his friend and neighbor couple gets caught up somewhere on the day of election and does not come to vote। जिसको वोट देना था वो व्यक्ति वोट देने नहीं आ पाया, ठीक है। नीरज tells the polling officer that his name is Kapil and cast Kapil's vote in favor of his brother। और दूसरे एक व्यक्ति ने क्या कर दिया, अपने भाई के बदले में वोट दे दिया क्योंकि उसका भाई उस दिन वोट देने नहीं जा पाया। कौन सा अपराध है, कॉमन सेंस, नो ऑफेंस एज ही एक्टेड इन गुड फेथ। अब आपको पता है ऐसा यहाँ पे गुड फेथ वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है भाई, आपने क्या किया है, पर्सोनेशन कर रहे हो, आप वोट देना किसी और को था और आपने झूठ बोला है। झूठ बोल के अगर आप किसी के जगह पे वोट कास्ट कर रहे हो तो गुड फेथ कैसा हुआ फिर वहाँ पे,
ठीक है। देन नो ऑफेंस एज ही हैड कंसेंट इम्प्लाइड ऑफ कपिल, कपिल के कंसेंट से क्या करना है, कपिल तो कंसेंट दे ही देगा, ठीक है, तो वहां आप इसके अगेंस्ट थोड़ी कुछ गलत कर रहे हो। देन पर्सोनेशन एट इलेक्शन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस एट इलेक्शन, ये दो ऑप्शंस एकदम बेकार हैं। दो ऑप्शन है यहाँ पे, पर्सोनेशन एट इलेक्शन और अनड्यू इन्फ्लुएंस एट इलेक्शन। शब्दों को ही पकड़िए, तो पर्सोनेट कर रहा है ना यार, सीधा सा क्वेश्चन है। कपिल वोट दे रहा, ये नीरज वोट दे रहा है कपिल के जगह पे, तो ये पर्सोनेशन हुआ ना, पर्सोनेट किया उसने, अनड्यू इन्फ्लुएंस थोड़ी किया। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, पर्सोनेशन एट इलेक्शन। बिना पढ़े कर लोगे तो बोलो पढ़ने की जरूरत क्या है, पढ़ना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कॉमन सेंस वाले, सब थोड़ी मिल जाएगा आपको, नहीं तो मजे ही आ जाएंगे, बल्ले बल्ले। 56 omission to assist public servant when bound by law to give assistance is a punishable offense under which one of the following sections of Indian Penal Code। डायरेक्ट सेक्शन पूछ रहा है आपसे, आपकी ड्यूटी है कि अगर पब्लिक सर्वेंट आपसे मदद मांग रहा है तो आपको उसकी मदद करनी पड़ेगी। अगर आप उसकी मदद नहीं करते हैं तो आपने अपराध किया है। वो अपराध कहाँ पर है या कौन से सेक्शन में है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपसे ये सेक्शन पूछ रहा है, सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 187 ऑफ आईपीसी, ठीक है। Then next question, question number 57, Kailash makes a false entry in his shop book for the purpose of using it as a corroborative evidence in a court of justice। Kailash is guilty of, डायरेक्ट इलस्ट्रेशन दिया गया है आपको, ये सेक्शन का इलस्ट्रेशन है, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो बहुत इजी क्वेश्चन है। कैलाश ने फॉल्स एंट्री की है एक शॉप बुक में जो अकाउंटिंग मेंटेन की जाती है, और किस आशय से की है कि इस बुक को, ये जो फॉल्स एंट्री की है उसको कोर्ट में एविडेंस की तरह यूज किया जाएगा, कोरोबोरेट किया जाएगा। तो उसने कौन सा अपराध किया है, उसने अपराध किया है फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस। जब भी आप झूठ बोलते हो, मतलब कुछ गठित नहीं कर रहे हो, आपने झूठा बयान दिया, तो वो होता है गिविंग फॉल्स एविडेंस। कोई स्टेटमेंट दे दिया, दैट इज गिविंग फॉल्स एविडेंस। लेकिन आपने कुछ चीज़ों को बनाया है, गठित किया है, किसी के पर्स में कुछ चीज़ डाल दी कि जब जांच होगी उसके पर्स से कोई चीज़ निकलेगी तो वो पकड़ा जाएगा, किसी के बैग में कोई चीज़ डाल दी, किसी के बॉक्स में कोई चीज़ डाल दी। यहाँ पे आप क्या करें, यहाँ झूठ बोल नहीं रहे हैं लेकिन झूठे साक्ष्य एविडेंसेस को क्रिएट कर रहे हैं। तो जब भी आप किसी फॉल्स एविडेंस को जब आप क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे शब्द इस्तेमाल होता है फैब्रिकेट करना, ठीक है। और जब आप स्टेटमेंट कोर्ट में जाके दे रहे हो, ऐसा कुछ कर रहे हो, तो बोला जाता है गिविंग फॉल्स स्टेटमेंट। फॉर्जरी आपको पता है कि क्या करना, फॉल्स रिकॉर्ड बनाना, रिकॉर्ड्स के साथ छेड़छाड़ करना, ऐसा कुछ करना। तो यहाँ पे क्योंकि ये जो भी आपने रिकॉर्ड के साथ में छेड़छाड़ किया है, ये किस आशय से किया है कि इसको कोर्ट ऑफ जस्टिस में यूज किया जाए, इसीलिए यहाँ पे अपराध बन रहा है फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस का, क्योंकि आपका इंटेंशन ही है उसको फॉल्स एविडेंस की तरह यूज करने का, ठीक है। तो फॉर्जरी नहीं होगा, पर्जरी नहीं होगा, गिविंग फॉल्स एविडेंस नहीं होगा, फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस आपका करेक्ट आंसर होगा। देन करण हिट्स नितिन ऑन हिज हेड विद अ स्टिक सेवरल टाइम्स। Nitin falls unconscious and succumbs to his injuries after 5 days of hospitalization. The doctor testifies that the injuries taken cumulatively were likely to cause death. Karan would be held guilty of. ठीक है, प्रश्न समझ में आया आपको। जो करण है उसने नितिन को मारा सर पे, ठीक है, कई बार मारा स्टिक से, और उसकी वजह से नितिन क्या हो गया, बेहोश हो गया और हॉस्पिटलाइज हुआ था। हॉस्पिटलाइज होने के बाद 5 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। जो मृत्यु की वजह बताई गई वो यही बताई गई कि उसके सर पे जो इंजरी की गई थी, बार बार जो इंजरी मारी गई थी, संभवतः उसी से उसकी मृत्यु हुई है। संभवतः बोल रही हूँ, लाइकली टू कॉज डेथ, ठीक है। तो अब देखिए कितना सिंपल सा है, अटेम्प्ट टू मर्डर। अरे भाई, अगर एक्ट पूरा हो गया है, चाहे इंजरी कॉज करने का एक्ट है या डेथ हो गई है, तो अटेम्प्ट तो
अपने आप में गलत हो गया ना। अटेम्प्ट का ऑप्शन ही वहीं पे आएगा जहाँ पे आप कुछ करना चाह रहे थे और वो हुआ नहीं। तो यहाँ पे आप क्या करना चाह रहे थे? करना तो आप चाह रहे थे कि उसको इंजरी कॉज करो, डेथ कॉज होना तो उसका कॉन्सिक्वेंस था, इंजरी कॉज करनी थी आपने, इंजरी कॉज कर दी, कंप्लीट हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो अटेम्प्ट का ऑप्शन गलत है, अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड गलत है, दो ऑप्शंस तो ऐसे ही गलत हो गए, अटेम्प्ट की बात ही नहीं यहाँ पे। अब मुद्दा फंस रहा है कि यार मृत्यु हो गई उसकी, अब ये मर्डर में जाएगा या कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में जाएगा? यही तो पूरी दुनिया इसी में तो फंसी हुई है, मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। अच्छे अच्छे लोग इसी में परेशान हो जाते हैं, जबकि अंतर एज सच कुछ है ही नहीं, इंटेंसिटी का अंतर होता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति है कि मरना तय है, मर ही जाएगा तो होता है मर्डर, लेकिन उसके अलावा कोई स्थिति है मर सकता है 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, मर भी जाएगा, जी भी जाएगा, फलाना ढिमका वाली सिचुएशन है और मर जाता है, तो वो होता है कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। तो आपका आंसर होगा कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, ठीक है। लाइकली टू कॉज डेथ बोल रहा है, मतलब कि जो जितनी भी बार आपने उसको इंजरी कॉज किया था, ऐसा कहा जा सकता है कि वो इंजरीज ऐसी थी जिससे उसकी डेथ हो सकती है। तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। मर्डर का मतलब तलवार लेके वहीं पे उसको काट पीट कर दिया, एकदम मस्त भुर्जी बना दी उसकी सॉरी, भुर्जी बना दी सामने वाले की, अदरवाइज मत लेना यार, ठीक है। तो वो वहाँ तो कुछ बचा ही नहीं ना, संभवतः क्या हो सकता है, अब सब हो गया जो हो सकता है, मतलब आपको समझाने के लिए बता रही हूँ मैं, वैसे इतना भी इजी नहीं है। इलस्ट्रेशंस और प्रॉब्लम्स करते तो थोड़े से कन्फ्यूजन्स होते हैं, बट जब आप डिटेल में पढ़ेंगे, कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे, तो बहुत मुश्किल नहीं होता है डेथ और कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में। आपका आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। देन 59, Kabir, suffering from an extremely painful terminal disease, begs his wife to give him poison. So as to put an end to his pain, she reluctantly agrees and gives him poison, leading to his death. Which one of the following is correct legal position? In this case, कबीर जो है उसको कोई बीमारी है, उस बीमारी की वजह से उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ है और उसी वजह से वो अपनी पत्नी से रिक्वेस्ट करता है कि यार मुझे पॉइजन दे दो, मुझे इस दर्द से मुक्ति मिल जाए, ठीक है। और उसकी वाइफ जो है वो ऐसा ही करती है, उसको हेल्प करने के लिए वो भी पॉइजन दे देती है। तो यहाँ पे उसकी वाइफ ने कौन सा अपराध किया है? ये भी डायरेक्ट इलस्ट्रेशन का क्वेश्चन है, आपके मर्डर का एक्सेप्शन 5 है, जहाँ पे अब यहाँ देखो जो कबीर है, यहाँ कुछ उम्र की बात नहीं बताई गई है, तो हम ये मान के चलते हैं कि कबीर क्या है? एक अडल्ट पर्सन है जिसकी उम्र 18 साल से अधिक है। तो अडल्ट पर्सन अपनी मृत्यु के लिए जब खुद ही कंसेंट दे रहा है और ऐसे में अगर दूसरा व्यक्ति कोई एक्ट करता है, तो इसका ये मतलब नहीं कि दूसरा आदमी बच जाएगा, ठीक है। अपराध तो उसने किया ही है, लेकिन अपराध क्या हो जाता है? मिटिगेट हो जाता है, थोड़ी सी उसकी इंटेंसिटी चेंज हो जाएगी अपराध की। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? शी इज गिल्टी ऑफ मर्डर, शी इज गिल्टी ऑफ कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, हर एक्ट अमाउंट्स टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, शी इज नॉट गिल्टी ऑफ एनी ऑफेंस। अब ये कहीं से आपको सही लग रहा है? अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, फर्जी खुद जहर दे रही है, तो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड वाला इसने जहर दिया है उसको, उसने सुसाइड नहीं किया, ये गलत है ऑप्शन, ठीक है। शी इज नॉट गिल्टी ऑफ एनी ऑफेंस। अब कितने भी इमोशनल हो सामने वाला, कितने भी पेन में है, जहर मांग रहा है, जहर दे दोगे तो कोई अपराध नहीं हुआ क्या? अपराध होगा, ठीक है। आपको तो बुद्धि है ना, वो तो दर्द में है, ठीक है, उसको तकलीफ है, तो ये भी अपराध, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। शी इज गिल्टी ऑफ मर्डर, शी इज गिल्टी ऑफ कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। देखिए 2 क्वेश्चन लगातार आपके मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड के आ गए, तो मर्डर के लिए वो दोषी हो जाती, ठीक है, लेकिन नहीं है, और उसका ऑफेंस होगा यहाँ पे शी इज गिल्टी ऑफ कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। क्यों? क्योंकि जो कबीर है उसने खुद कंसेंट दी है, वो अडल्ट व्यक्ति है, 18 साल से ऊपर उसकी उम्र है और उसने कंसेंट दी है अपनी डेथ कॉज करने के लिए, उसने रिक्वेस्ट किया था, इसलिए वाइफ गिल्टी तो है लेकिन कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के लिए।